नमस्कार। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला वर्चुअल संस्करण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी रंगमंच हमारे जीवन में कितनी अहमियत रखता है, इसी बात पर विस्तृत चर्चा के लिए आज हमारे बीच में शामिल है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कुछ जाने माने चेहरे। श्री सुनील कुमार, निदेशक कथक केंद्र तथा उप सचिव संगीत नाटक अकेडमी। श्री सतीश आनंद, प्रख्यात नाट्य निर्देशक, डीन एक्टिंग मरवा स्टूडियो। श्री रवि तनेजा, हिंदी व पंजाबी के निर्देशक। डॉक्टर काजल सूरी, प्रख्यात नाटककार, नाट्य विभाग, आकाशवाणी केंद्र नई दिल्ली। तथा सत्र की अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर प्रताप सहगल, वरिष्ठ नाटककार। मित्रों, कार्यक्रम को विधिवत आरंभ करने से पहले एक जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे सभागार में व अन्य विद्वानों की सूचना कृपया अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर रखें ताकि कार्यक्रम निर्विघ्न आरंभ किया जा सके। मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर काजल सूरी को, डॉक्टर प्रताप सहगल, श्री रवि तनेजा जी व श्री सुनील कुमार जी। हमारे बीच में हमारे बीच में सतीश आनंद जी बीच में हमें ज्वाइन कर लेंगे। मैं कार्यक्रम के संदर्भ में जो हमारी महत्वपूर्ण औपचारिकता है उसको कर लेते हैं। हमारे बीच में संपादकीय विभाग के वरिष्ठ संपादक उर्दू डॉक्टर शम्स इकबाल मौजूद हैं। उनसे अनुरोध है कि वे डॉक्टर काजल सूरी को न्यास की परंपरा अनुसार पुस्तक भेंट कर हमारे अतिथियों का मान बढ़ाए। आप जोरदार ताली बजा सकते हैं। श्री सुनील कुमार जी, निदेशक कथक केंद्र, डॉक्टर प्रताप सहगल का सम्मान करते डॉक्टर शम्स इकबाल, श्री रवि तनेजा जी का सम्मान करते हुए डॉक्टर शम्स इकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आगामी कार्रवाई के लिए निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर काजल सूरी को, और बीच में किसी भी क्षण हमें ज्वाइन करेंगे सतीश आनंद जी। वे ट्रैफिक में कहीं फंस गए हैं जैसे कि आप जानते हैं। डॉक्टर काजल सूरी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा आयोजित चर्चा हिंदी रंगमंच यहाँ से कहा में मैं सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नाटक अभिव्यक्ति की ऐसी विधा है जो सिर्फ साहित्य नहीं बल्कि इससे भी बढ़कर बहुत कुछ है, क्योंकि नाटक की जो प्रक्रिया है वो उसके लिखे जाने तक ही खत्म नहीं होती, उसका स्वरूप मंच पर जाकर ही पूरा होता है। हम सभी जानते हैं कि रंगमंच एक ऐसी जीवन कला है जिसमें कई कलाओं का समावेश है। एक ऐसी विधा जो केवल दर्शकों का मनोरंजन ही नहीं करती बल्कि जीवन के अनेक पक्षों और अनुभवों का साक्षात्कार करवाते हुए दर्शकों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। जब हम बात करते हैं हिंदी रंगमंच की, तो हिंदी रंगमंच पर लोक नाट्य परंपरा, लोक नाट्य शैली, रासलीला, रामलीला, इन सब का बहुत अहम योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथ ही संस्कृत नाटकों का, पारसी रंगमंच का भी बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को तो हिंदी रंगमंच का जनक ही कहा जाता है, हम सभी ये जानते हैं, और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को तो पंचवेद ही कहा जाता है। आज जब हम हिंदी रंगमंच के विकास की तरफ नजर डालते हैं तो हम ये पाते हैं कि हिंदी रंगमंच ने बहुत ही तवील, एक बहुत ही लंबा सफर तय किया है और बहुत कुछ हासिल किया है। लेकिन आज भी हिंदी रंगमंच के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। हिंदी रंगमंच यहाँ से कहा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा आयोजित
इस चर्चा में जो आज हमारे साथ सुधीजन हैं, उन सभी के बारे में तो डॉक्टर साहब बता चुके हैं। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी, श्री रवि तनेजा जाने माने रंगकर्मी, लगभग 40 साल से रंगमंच में सक्रिय, और रंगमंच में इन्होंने 60 से ज़्यादा नाटकों का निर्देशन किया है, 4 किताबें लिखी हैं, देश विदेश में 1800 शो कर चुके हैं। श्री सुमन कुमार ने उप सचिव नाटक और इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज यूनेस्को में हैं, संगीत नाटक अकादमी से जुड़े हुए हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, आप निर्देशक कथक केंद्र हैं, जाने माने रंगकर्मी और लेखक हैं। खासतौर पर अगर हम फोक आर्ट की बात करें तो फोक आर्ट पे बहुत 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 बेहतरीन कार्य किया है। श्री सतीश आनंद साहब हैं, जो भी हमारे बीच नहीं है, लेकिन कुछ ही पलों में वो हमारे यहाँ आने वाले हैं। वरिष्ठ रंगकर्मी है, एक बड़ा नाम रंगमंच के क्षेत्र में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। डॉक्टर प्रताप सहगल जाने माने कहानीकार, साहित्यकार, कवि, आलोचक, नाटककार, लगभग 40 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। और साथ ही साथ हम आभारी हैं एनपीटी के निदेशक श्री युवराज मलिक के और अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा जी के, जिन्होंने बेहतरीन परिकल्पना हमारे सामने रखी और आज इस वर्चुअल मीडियम के माध्यम से देश विदेश से जुड़े लोग इस पुस्तक मेले का आनंद ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ श्री रवि तनेजा जी को कि हिंदी रंगमंच यहाँ से कहाँ विषय पर अपने विचार साझा करें। श्री रवि तनेजा जी। शुक्रिया नेशनल बुक ट्रस्ट काजल आपसे शुक्रिया अदा करूँगा भाई सुमन जी भी बैठे। रंगमंच कहाँ से यहाँ से कहाँ तक आज सचमुच चर्चा का विषय है। जब इसकी सूचना मुझे मिली तो मुझे याद आ रहा था संगीत नाटक अकेडमी का एक वेबिनार सेमिनार जो 1953, 56, 61, 71 के आसपास हुआ था। तब लगभग यही एक चर्चा चल रही थी कि हिंदुस्तानी रंगमंच कैसा हो, क्या वो पारंपरिक हमारे इस शैली को लेके चले या फिर पश्चिमी का जो एक प्रभाव हो रहा है उसको भी अडॉप्ट करें। तो अगर मैं उस सेमिनार को पढ़ता हूँ तो जिसके अंदर पूरे हिंदुस्तान के दिग्गज जो रंगकर्मी चिंतक थे वो सब उसमें आए हुए थे और बहुत बहस हो रही थी। यात्रा वाले जो बंगाल के अंदर की यात्रा एक पारंपरिक वहाँ का जो नाट्य कला है वो अपनी उस नाटक कला के बारे में बात कर रहे थे, तमाशा वाले तमाशा की बात कर रहे थे, जगदीशर माथुर जी भी थे उसमें, नीलचंद जैन भी थे, सुरेश अवस्थी भी थे, उत्पल दत्त थे, वहाँ से शंभू मित्रा जी थे और बहस चल रही थी। अकाली साहब भी थे, वो पश्चिमी प्रभाव को ज़्यादा दे रहे थे कि हिंदुस्तानी रंगमंच का स्वरूप अब कैसा हो। संगीत नाटक अकेडमी नई बनी थी, 51, 52 के आसपास बनी थी। 53 में सबसे बड़ा सेमिनार हुआ था जिसमें जाकिर हुसैन साहब ने अपनी शुरुआती दौर में कहा था कि हमें परंपरा को नहीं भूलना चाहिए और लेकिन अगर हम पश्चिमी सभ्यता को भी, पश्चिमी शैली को भी हम अडॉप्ट करते हैं तो ये लगभग 3-4 दिन ये एक सेमिनार चला था जिसमें ये बातें बहुत उभर कर आई थी। और अंत में मैं अगर उस वेबिनार को अगर आप कभी सेमिनार को कभी जाके संगीत नाटक अकेडमी के आर्काइव में देखें उसको पढ़ें तो पता लगता है कि कितनी गर्मागर्म बहस इस मामले में हुआ करती थी कि हिंदुस्तानी स्वरूप कैसा हो। हिंदुस्तान नया नया आज़ाद हुआ था और एक आदर्शवाद हमारे सामने था। उससे पूर्व में हमारे पास नौटंकी, तमाशा या फिर यात्रा या फिर हरियाणा का सांग या यक्षगान या कथकली, इस तरह की हमारी परंपरा चल रही थी। लेकिन अगर हम देखें तो अगर थोड़ा पीछे जाते हैं तो पश्चिमी नाटक हमारे हिंदुस्तान में आ चुके थे। जगदीशर माथुर का जो पहला हमारा नाटक है कोणार्क, जिसे हम लोग बोलते हैं कि मॉडर्न इंडिया का पहला मॉडर्न प्ले माना जाता था, बाद में मोहन राकेश जी का आगे हुई और आया इसको नई भाषा के साथ हमारे सामने आया। तो उस बहस को अगर हम सुने तो लगता था जो एंड में कंक्लूजन ये निकला था कि हमें परंपरा को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें जो मॉडर्न तरीका है, जो पश्चिमी सभ्यता का, पश्चिमी जो हमारी शैली है नाटकों की, क्योंकि शेक्सपियर, अकाली साहब उसमें आ चुके थे, उसको भी साथ साथ लेके चले और ऑडियंस में छोड़ते हैं हम लोग और ये नाटक कौन सा स्वरूप लेगा। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने नाटक जो देखने शुरू किए थे जब मेरी उम्र लगभग 7-8 साल थी, हमारे एरिया के अंदर नौटंकी और पारसी थिएटर बहुत तो हम लोग नौटंकी देख के बड़े हुए थे, पारसी थिएटर देख के बड़े हुए थे, साथ में रामलीला होती थी।
तो स्कूल के नाटक देखे, तो जो पारसी थिएटर और नौटंकी थिएटर था, उनमें दोनों में कोई ज्यादा फर्क मुझे नहीं लगता, सिवाय कि वो दादी बोलते थे और पारसी बड़ा जोशीला रूप में होता था, इस तरह से होता था। लेकिन जब रामलीला को देखते थे ये समझ में आती थी कि पारसी है या फिर नौटंकी शैली है। लेकिन एक चीज बड़ी कॉमन लगती थी कि मंच का होना बहुत जरूरी है, एक कथा का स्क्रिप्ट का होना बहुत जरूरी है, और कलाकारों का होना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ दर्शकों का होना बहुत जरूरी है। इन चार के बिना कोई परफॉर्मिंग आर्ट नहीं हो सकता। ये बात हमें समझ में आई थी। लाइट है, सेट है या नहीं है, नौटंकी में हम लोग सेट नहीं देखा करते थे, पीछे पर्दा होता था, पर्दे के हिसाब से, सीन के हिसाब से पर्दा बदल जाता था। स्कूल में गए, स्कूल में हमने नाटक किया तो हमें देख के हैरानी हुई कि स्कूल में तो ना लाइट है हमारे पास, ना हमारे पास मंच है, वहीं पर जैसे आप बैठे हैं वैसे हम बैठे हैं, तो नाटक हम लोगों ने किया। तो हमें ये बात उस समय समझ में आई कि लाइट हो या ना हो, परफॉर्मेंस फिर भी हो सकती है, लेकिन स्क्रिप्ट आपको चाहिए, मंच आपको चाहिए, दर्शक आपको चाहिए, ये चार चीजें हमको चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे स्क्रिप्ट लग रही थी। स्क्रिप्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। कॉलेज में पहुंचे तब देखा, ऑडिटोरियम देखा कि ऑडिटोरियम में होता है कोई चीज, हम तो ओपन में करने लायक, देखने लायक थे कि ओपन में ही नाटक होता है, लेकिन मंच भी होता है, ये हमें कॉलेज में जाके 75 के आसपास जाके पता लगा कि कॉलेज में ऑडिटोरियम नाम की कोई चीज होती है। फिर ऐसा ऐसा हम लोग जब मंडी हाउस पहुंचे, एनएसडी के कुछ प्ले देखे, फिल्म सेंटर को देखा, तब फिल्म तक नया नया बना था, सप्रू हाउस में नाटक देखते थे हम लोग, आईपेक्स में नाटक होते थे, वहां पर देखे तो हमें लाइट का कमाल लगा। एक लाइट भी एक ऐसी चीज है जिससे नाटक का स्वरूप को, नाटक के कंटेंट को हम लोग बड़ा अच्छा प्रभावशाली तरीके से पेश कर सकते हैं। तो चेंजेस हम देख रहे थे। फिर वहां पर पहली बार हमने सेट का इस्तेमाल किया, पर्दे की जगह हमने सेट देखा, दीवारें लगी हैं, खिड़की लगी हैं, सीढ़ियां बनी हुई हैं, इधर से गांव का रास्ता जा रहा है, इधर से शहर की तरफ रास्ता जा रहा है। तो ये बात समझ में आई कि जो नौटंकी में थे हम लोग पर्दा देखा करते थे, लेकिन जो पश्चिमी प्रभाव बढ़ता है, हम रियलिस्टिक फॉर्म की तरफ बढ़ते गए, हमने सेट का इस्तेमाल किया। याद आता है कि जब हम यही एक नाटक, मुझे याद है कि एक नौटंकी मैंने फिल्म सेंटर में देखी थी, और वही नौटंकी हमने अपने कॉलोनी में भी देखी थी। तो बाद में नौटंकी के अंदर उन्होंने कुछ सेट का इस्तेमाल, कुर्सी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो मुझे लगा कि वो ज्यादा प्रभावशाली थी जो मैंने वहां पर देखा करता था, जिसमें कोई सेट नहीं, कोई लाइट नहीं, पेट्रोल चल रहे हैं, और बड़े बड़े अगर बल्ब आए भी थे तो बड़े बड़े बल्ब के आगे कभी नीले पन्नी लगा देते थे, कभी लाल पन्नी लगा देते थे। तो मुझे हैरानी होती थी क्या नाटक हम, वो ज्यादा प्रभावशाली मुझे लगता था जिसमें हम लोग ऑडियंस से जुड़े, जीवंत लगता था। लेकिन सेट से हम लोग कुछ कंसेंट्रेट कर सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट को हम और बाहर के दिखा सकते हैं। लेकिन इतनी बात समझ में आ गई कि अगर सेट ना भी होता तो भी नाटक उतना ही प्रभावशाली, उतना ही अच्छा हमें लगता है, नजदीक का मामला बन जाता है। तो सेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगी थी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट है, कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट, चाहे वो माइक हो, चाहे डांस हो, या कुछ भी हो, उसमें एक स्क्रिप्ट होती है, एक रंग तो राजा को रंग की कहानी उसके अंदर दिखाई होती है। आप कृष्णलीला को देख लीजिए, रासलीला देख लीजिए, रामलीला देख लीजिए, कहीं भी। तो मुझे एक जब मेरा रुझान थिएटर की तरफ हो गया तो मुझे लगा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो स्क्रिप्ट है, फिर कलाकार है, मंच है और दर्शक है। इन चारों के बिना कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ गई। लाइट्स आपको सपोर्ट कर सकता है, सेट आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन वो कंप्लीट नाटक का नहीं होता, वो एक हिस्सा बन सकता है, हिस्सा बन सकता है। तो हम सीखना शुरू किए। तो जब मैं इस नाटक डायरेक्शन की तरफ मैं आया तो मुझे लगा कि मैं कौन सी विधा, क्योंकि जो मैं विधाएं अब तक देख चुका था, वो पारसी देख चुका था, और नौटंकी भी देख चुका था, ग्रीक भी देख चुका था, सेंट्रल में या एनएसडी के कुछ प्लेस देख चुका था, जहाँ तक वो मेघदूत में हुआ करते थे, या फिर भवन के ऊपर जो स्टूडियो थिएटर था वहाँ हुआ करते थे। तो मैंने जब नाटक चुनने की कोशिश की तो मैंने कहा कि मैं एक ऐसा नाटक चुनूं जो कि नुक्कड़ नाटक के नजदीक भी लगे और पश्चिमी के नजदीक भी लगे, वो ग्रीक थिएटर की ट्रेजेडी को भी दिखाए और हिंदुस्तान के किसी फोक को भी दिखाए। तो ऐसा मैं क्या करूं?
जो मुझे दोनों विधाओं को मिलाकर एक नई शैली पेश करने की कोशिश करा। तो नाटक जो मैंने चुनाव किया वो था किस्सा पंडित कालू कुम्हार, जिसमें एक शास्त्री पंडित का लड़का है जो गुरुकुल से पढ़कर आया है, और जब पढ़कर आया है उसकी शिक्षा किस हिसाब से है, उस शिक्षा के हिसाब से वो अपने से छोटे आदमी को बहुत अछूत समझता है, उनको दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन इत्तफाकन उसकी सामने मुलाकात, उसके घर के सामने एक पड़ोसी नए आ चुके हैं जो कि दूसरी जात के हैं, दूसरी कास्ट के हैं, दूसरे धर्म के हैं। तो उसके रहन सहन को देखता है, उसके कामों को देखता है, उसकी भाषा को देखता है, तो उसको अपनी भाषा बहुत पिछड़ी लगती है, बहुत पिछड़ी लगती है। तो ऐसा ऐसा उन दोनों का संपर्क होता है, तो उसे एक नई बात लगती है। सामने जो नए लोग आए थे वो कुम्हार थे और ये शास्त्री था, गुरुकुल से पढ़कर आया। तो ऐसा मुझे लगता है कि जिंदगी के अंदर अगर जीना है तो हमें मिट्टी से जुड़ना होगा, मिट्टी से अलग नहीं होना होगा। तो मिट्टी से जुड़ने के लिए कुम्हार जो चाक पे शक्ल दे रहा है, तो मुझे चाक से याद आया कि मैं क्यों ना इसको हम लोग अरीना स्टाइल में पेश करने की कोशिश करें, इसमें चारों तरफ दर्शक बैठे हों और बीच में हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। एक चाक का रूप मैंने स्टेज को दे दिया था, सीरम सेंटर बेसमेंट जो था उसको हमने पूरा एक चाक का रूप बना दिया था। इसमें कलाकार चाक की तरफ घूमता है और ब्रेथिंग स्टाइल मैंने ऐड कर दिया। कलाकार ने अपनी बात कही और वापस आकर वो कोरस में आके बैठ गया, फिर कोरस से उठा वापस में। तो ये पहली बार जब मैंने करने की कोशिश की, मेरे कलाकार बहुत डरे हुए थे, डायरेक्टर हमारा राइटर बहुत डरा हुआ था कि ये एक नया स्टाइल दिखाने की कोशिश कर रहा है। सीरम सेंटर में बीच में खंबा भी है, लोग छुप सकते हैं, एक्टर डर सकता है। तो मैंने कहा इस एक्सपेरिमेंट को करने की देखते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट बड़ा कामयाब हुआ और वो चाक का रूप हमने दे दिया और उससे काफी हमें सहयोग मिला। एक नई शैली, मुझे लगा कि पश्चिमी शैली, और विधान जो मैं संगीत नाटक अकेडमी की मैंने सेमिनार में पढ़ा करता था, मुझे उसको रूप देने की कोशिश की। मैंने पंजाब का भोग रखा और यूपी का मैंने मंच रखा और इस तरह से हम लोगों ने नई शैली दिया और वो बाद में बहुत कामयाब। कोरस भी वही बैठा हुआ है, एक्टर तैयार होकर कपड़े बदल के वहीं से वहीं आ रहा है। इस सब करने के बाद मुझे एक बात समझ में आ गई, अच्छा कंटेंट हो, अच्छा स्क्रिप्ट हो तो विधा कोई भी चल सकती है। ये व्यावकारण ने भी कहा कि आप किसी भी शैली को लेके चले, किसी भी विधा को लेके चले, लेकिन एक स्क्रिप्ट, मजबूत स्क्रिप्ट आपके सामने होनी चाहिए। आज हमारे स्पीच में क्या हो चुका है, असल में अब मुझे 40 साल हो गए। अब 40 सालों के अंदर मैंने लगभग 60 नाटक जैसे बताया गया, और मैंने 60 के साथ मौलिक नाटक मैंने करने की कोशिश की है। वो नाटक जो पहले कभी मंचित नहीं हुआ, मैंने उसको करने की कोशिश की। मैं वो नाटक जो पिछले 15 सालों से 20 सालों से कई डायरेक्टर कर चुके हैं, कई लोग कर चुके हैं, मैंने उसे करने की कोशिश नहीं की। एक नई चीज मौलिकता क्या है। आज का निर्देशक थोड़ा सा डरा हुआ है, खासकर वो निर्देशक जो किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेकर आए हैं, वो उन नाटकों को सबसे पहले करने की कोशिश करता है जो नाटक पहले हो चुके हैं। मौलिकता से डर। और हमारी समस्या ये होगी कि जो रंगमंच की सीमा है, असल में जो निर्देशक की सीमा है, वो रंगमंच की सीमा भी बनती जा रही है। एक्सपेरिमेंट जो है करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं शुरू हुआ नाटक देखना जहाँ पर कोई लाइट नहीं, कोई सेट नहीं, कोई कुछ नहीं। अब जो है जब हमने एनर्जी में देखते तो लोग जीप भी स्टेज पर आ गए थे। अगर पंकज कपूर का वो प्ले याद हो, चोपड़ा कमाल, नौकर जमाल, उसको तो जीप को स्टेज पर ले गया। कहाँ तक हम लोगों ने देखा। अभी अगर हम देखें आज तो कई नाटक ऐसे हैं जिसके अंदर मल्टीमीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पीछे स्क्रीन के ऊपर हम लोग पर्दे की जगह करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइट, मैंने अभी सतीश उपाध्याय साहब का उनका मैंने नाटक देखा, तो उन्होंने स्टेज के ऊपर बाकायदा झरने चलते हुए दिखा दिए। झरना बह रहा है, उसमें एक्टर नहा रहा है झरने में, पक्षी उड़ते हुए दिखा दिए और तीर जो है मोटराइज से चलता हुआ दिखा दिया। ये भी हमने चेंजेस देखी, मैंने स्टेज के ऊपर इस तरह से चेंजेस हो सकती है। लेकिन मुझे इतनी बात समझ में थी कि ये सेट हो या वो झरना जो बह रहा है, लाइव झरना बह रहा है, ऐसा मोटराइज से पानी उन्होंने पीछे से किया और आगे झरना बह रहा है, एक रख दिया, वहां पर एक्टर नहा रहा है, पहाड़ में दिखा दिया। इस तरह का नाटक मैंने देखा। तो मुझे एक सब देखने के बाद एक बात समझ में तो आई कि सेट हो
या इस तरह के इफेक्ट्स, ये तब तक आपको अच्छे नहीं लगेंगे जब तक सब्जेक्ट कंटेंट अच्छा नहीं होगा, स्क्रिप्ट अच्छी नहीं होगी। ये सपोर्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो ही हम लोग बाहर निकलते हैं, ऑडिटोरियम से बाहर निकलते हैं, अल्टीमेट हमारे दिमाग में स्क्रिप्ट चल रही होती है, ना कि उसका सेट चले। सेट कितनी देर याद रखेंगे? 10 मिनट, उसके बाद सेट भूल जाते हैं, इफेक्ट भूल जाते हैं। हमें एक्टर अल्टीमेट, नाटक जो है वो एक्टर में, लाइन्स में है, उसके अंदर है। ये बात हमें समझ में है। आज जब कोविड का दौर हमारा चल रहा है, कोविड का जो दौर चल रहा है, नाटक कला बिल्कुल ठप है। क्या होगा? दर्शक कम है, कहाँ से होगा नाटक? नाटक का स्वरूप क्या होगा? इस पर बहुत चर्चा चल रही है। पिछले 1 साल से वेबिनार इसी बात पे हो रहे हैं कि कहाँ, यहाँ से कहाँ तक। यहाँ तक तो हम ले आए कि बिना पर्दे के हम लोग नाटक कर रहे हैं, बिना लाइट के नाटक कर रहे हैं, और आज हमने झरने चलते हुए दिखा दिए, और मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करके हम आग, पानी, ये सब दिखा रहे हैं। अगर हम शायद एक बात को नोट करें तो कुदरती शक्तियों पर, जो कुदरत की जो शक्तियां हैं, उस पर इंसान का प्रभाव बहुत पड़ रहा है। कभी भाप है, कभी इंजन है, कभी कोयले की बिजली है, कभी पानी की बिजली है, आज परमाणु बिजली बन रही है। आप भोजपत्रों पे लिखा करते थे, भोजपत्रों के साथ आप जो है कंप्यूटर पे आप देखने के लिए आ गए। आप ऑनलाइन थिएटर की बात अब चल रही है कि ऑनलाइन थिएटर होगा, वर्चुअल थिएटर होगा, लेकिन इन सब के बीच में अगर वर्चुअल थिएटर के लिए आते, दर्शक हमसे रह गया, जो एक महत्वपूर्ण अंग है हमारा। तो मैं बात कर रहा था कि जो शक्तियां कुदरती बढ़ रही हैं हमारी, कि कोयले से बिजली से लेकर परमाणु बिजली तक आ गए हैं, भोजपत्रों से लेकर हम लोग कंप्यूटर युग तक आ गए हैं, और जो आपका इन कुदरती शक्तियों के आपको रहन बढ़ता जाता है, आपका रहन सहन भी बदलता है, आपका विश्वास बदलता है, आपकी कदर कीमत बदलती है, आपके थॉट, आपकी जो थॉट है वो बदलती जाती है। तो उस बदलने के साथ साथ क्या नाटक कला की राइटिंग नहीं बदली? वो आज के हिसाब से नहीं होगी। रामायण जो लिखी गई उस हिसाब से लिखी गई, लेकिन आज अगर हम रामायण को उल्टा करके देखें, आज कौन बेटा है जो अपने बाप के कहने पर घर के अंदर 14 साल का वनवास काटेगा? कोई नहीं काटेगा। आज कौन भाई है जो भाई के लिए वो भी 14 साल का वनवास काटेगा? आज क्या रामायण को उल्टा लिखने का वक्त नहीं आ गया? रामायण महाभारत ने एक बात तो सिखा दी कि लड़ने से कोई फायदा नहीं। आपने राजगद्दी के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन आप राज नहीं कर पा रहे, आप सिर्फ 6 महीने के बाद ही वनवास हो जा रहे हैं, आपको आत्म शांति नहीं मिल रही। तो शांति की खोज वो कहाँ? समाज के अंदर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसको कौन बहस करेगा? कोई राजनेता कभी बहस नहीं करेगा। उसको बहस करेगा सिर्फ एक साहित्यकार, एक राइटर, उस कमजोरी को सामने लाने की कोशिश करेगा। तो जो राइटर का काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज इत्तेफाकन प्रताप सहगल जैसे राइटर बहुत कम है जो आर्यभट्ट को सामने लेके आ रहे हैं, जो चुनौतियां देता है आडम्बर को, पाखंडों को चुनौतियां देता है। ऐसे कम राइटर सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है आने वाला युग जो है, आने वाला समय है, जो एक परिस्थितियां चल रही हैं, हम लोग आगे की बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं। चुनौती हमारी इस बात की है, चुनौती इस बात की नहीं होगी कि वर्चुअल थिएटर करें, चुनौती इस बात की होगी कि किस तरह का थिएटर पेश करें, क्या दिखाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम समाज की उन कमियों को, या सोसाइटी के अंदर उन कमियों को, या फिर एक ही तबके की बातों को करने जा रहे हैं, या फिर कोई नाटक जो होता है वो सामुदायिक होता है, सबके लिए होता है। क्या हम ऐसे नाटक पेश करने जा रहे हैं? हमें एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि नाटक या परफॉर्मिंग आर्ट एक ऐसा हथियार है जो बहुत तबाही मिला सकता है। एक किताब बहुत तबाही मिला सकती है। हिटलर को देख चुके हैं। आज की डेट में कोई भी टेलीविजन का इस्तेमाल करके पूरी पब्लिक को रोबोट बना सकता है। तो राइटर की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है कि वो किस तरह के नाटक लिख रहा है, किस तरह के नाटक लिखना चाहेगा। मैं अपनी बात को खत्म करते जा रहा हूँ। जो खतरा हमारे सामने आ रहा है, लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि तैमूर लिंग हो, हिटलर हो, नादिर शाह हो या नादिर हो, ये लोग दुनिया का कुछ नहीं संभाल सके, कुछ नहीं बना सके।
लेकिन बाबा नानक से लेकर बुल्ले शाह से लेकर कबीर से लेकर रैदास से लेकर शेक्सपियर से लेकर कालिदास से लेकर दुनिया आज भी इनको आदर से याद करती है, आदर से याद करती है। एक सिकंदर तलवार के दम पर यहाँ पहुंच गया और उसी समय उससे लगभग 50 साल पहले या 100 साल पहले महात्मा बुद्ध बिना किसी तलवार के पूरे वर्ल्ड पे छा रहा था। उसने कलम का सहारा लिया, उसने शांति का सहारा लिया और सिकंदर ने तलवार का सहारा लिया। तो कलम हमेशा बड़ी रहेगी। हमें अपने राइटर्स की जो चुनौती हमारे सामने राइटर्स की वो यही होनी चाहिए, आगे का नाटक कहाँ तक जाएगा। हमें कम से कम अपने राइटर्स की जिम्मेदारी को देखना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी आज ज़्यादा है। अंकर भी तो वही करेगा जो आप लिखा रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं। मैं उसी को पेश करना चाहूँगा। मेरा पहला काम होता है अच्छे नाटक को पढ़ना और उस नाटक को आगे लेकर आना। वो नाटक जो सबके लिए वो नाटक सिर्फ एक तबके के लिए ना हो, एक आध ना हो। तो राइटर की जिम्मेदारी ज्यादा है, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी बात मैंने कही थी, चारों चीजों के अंदर दर्शक का रोल सबसे ज्यादा है। वर्चुअल थिएटर की बात कर रहे हैं, दर्शक, क्योंकि नाटक जो है वो एक खाली खाका, उसमें रंग तो दर्शक ही भरता है, दर्शक ही रंग भरता है और दर्शक रंग भरता है। हर जगह नाटक अलग अलग होता जाता है। एक नाटक दिल्ली के अंदर हो रहा है, उसका रूप होता है पटना में कुछ और सामने आता है। हमें भूलना नहीं चाहिए वेटिंग फॉर गोदो जो था वो 1 महीना पेरिस के अंदर खाली दर्शकों के सामने होता रहा, उसे दर्शक नहीं मिल रहे थे, कलाकारों का हौसला गिर रहा था। लेकिन उस नाटक को अगर दर्शक मिले तो कैलिफोर्निया जेल के मिले, कैदी मिले, जिन्होंने इस नाटक को इस संसार की अमर शाहकार नाटक बना दिया वेटिंग फॉर गोदो। तो दर्शक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे इस परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर। वर्चुअल थिएटर मशीनी युग में आ रहा है। मैं आपको देख के नहीं बोल रहा, कैमरे को देख के बोल रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता कहीं हम लोग मशीन के अंदर ना कैद हो जाए, हमें इससे बचना होगा। कोई तरीके ऐसे निकालने होंगे। इस बात को ख्याल मैं अपनी बात को लेकर शुक्रिया। रवि तनेजा सर ने बहुत ही खूबसूरत बात कही और जो मेन बात की, जो मुख्य बात वो ये कि पेन इज माइट सर की कलम की जो ताकत होती है वो सबसे बड़ी होती है। और जो रंगमंच में सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आपका स्क्रिप्ट बहुत दमदार होगी, आपके दर्शक होंगे, आपके कलाकार होंगे, बाकी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। लेकिन जो आपका स्क्रिप्ट होता है वो पावरफुल होता है। और मौलिक नाटकों की बात करिए, बहुत खूबसूरत कहा कि डॉक्टर सहगल जैसे नाटककार बहुत कम हैं जिन्होंने रामानुजन और अन्वेषक जैसी कृतियाँ लिखी हैं, जो युवा पीढ़ी के लिए, एक मेरे जैसे लोगों के लिए भी पढ़ने के लिए बहुत बड़ी बात है, जिनको आर्यभट्ट या रामानुजन के बारे में नहीं पता था, जो नए श्रोता है उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो मौलिक नाटक लिखने वाले लोग बहुत कम हैं। तो बहुत खूबसूरत बात कही रवि तनेजा सर ने। तो मैं ये यहाँ जरूर कहना चाहूँगी कि जब तक व्यक्ति है, मानवीय चेतना है और सृष्टि है, तब तक रंगमंच खत्म नहीं हो सकता। ये अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है जिसमें समय समय पर तथ्य, निर्देशन, अभिनय, रंग शिल्प और नाटकों के मंचन को लेकर नए नए बदलाव आते रहे हैं और आते रहेंगे। और दर्शक बहुत जरूरी है रंगमंच के लिए। कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ उप सचिव नाटक संगीत नाटक अकादमी के बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन रंगकर्मी, बेहतरीन लेखक श्री सुमन कुमार जी को। हेलो, धन्यवाद। ये एक बड़ा ही सनातन सा सवाल, रंगमंच क्या पूरे जीवन भर इस समस्त जगत में, दृश्य जगत में, अदृश्य जगत में जितने भी जीव जंतु हैं उसके सामने यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा रहता है, यहाँ से कहाँ तक। क्योंकि समय काटता है, कटता है। समय जो है या तो आप काटेंगे, उसकी फसल काटेंगे, या खुद कट जाएंगे। क्षय होना है वक्त का। ये सनातन प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है कि हम आगे कहाँ जाएंगे,
इसीलिए ये समझना जरूरी है कि हम हैं कहाँ, क्योंकि पहला ही जमीन जो है वो खड़ी है जिस जमीन पर हम बात करने जा रहे हैं, जिस जमीन पर हमारे विचारों की फसल हम बोने जा रहे हैं, जिस जमीन में हम भविष्य के सपने बोना चाहते हैं, जिस जमीन में हम मनुष्यता के बेहतर विकल्प तलाशना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसके प्रयोग देखना चाहते हैं, जीवन को देखना चाहते हैं, उसकी संगतें देखना चाहते हैं, वो जमीन दरअसल है क्या? हम इस वक्त में हमारी औकात कितनी है? एक इंसान की औकात जो है इस पूरी ब्रह्मांड में कितनी है? क्योंकि वो नियामक है क्या? उसे सोचने का अधिकार है, उसे जीने का अधिकार है, उसे आगे जाने का अधिकार है। तो एक लोकतांत्रिक प्रश्न जो है हर मनुष्य के सामने खड़ा है और ये सनातन प्रश्न है, चलता है, ये रहेगा। नाटक तो तभी हो सकता है जब हमारे पास नाटकीय चेतना हो। ये नाटकीय चेतना हमारे जहन में कब आए और कब हम नाटकीय चेतना से मुक्त होकर नाटक बनाने की कोशिश करते हैं। दो जीवन तो हम जीते हैं। एक वो जीवन जब हमारे लिए सब कुछ नाटकीय होता है क्योंकि वो हमसे बड़ा होता है, हमसे अनजाना, हम उससे अनजाने, हमारी दुनिया की सरहद लोकल, वो लोकल होती है, लोकल ही देखते हैं। लेकिन क्या ये पुराने जमाने की बात है? आज के वक्त में एक नवजात बच्चे के लिए लोकल क्या है? The most close to him is the mobile. More closer than mother, even more closer than father. All other things, because it is just in front of his eyes without any aesthetical distance. सौंदर्य का डिस्टेंस जितनी भी कलाएं हैं, लिटरेचर है, वो कहते हैं थोड़ा दूर हटके रहिए। एक पर्यवेक्षक की तरह देखो, ऑब्जर्वर की तरह देखो, तब नजर आएगा मुझमें क्या बात है, मैं कौन हूँ। तो ये नाटकीय नजर जो है आप अच्छे से देखिए तो हमारे मोबाइल से, यानी यही पीढ़ी कल को खड़ी होगी जिसके लिए हम बात करने यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि इस पीढ़ी के लिए कल कैसा चाहिए, इस विधा को हम कहाँ लेके जाना चाहिए। विधा के नियामक भी हम नहीं हैं, हम विधा के उपयोग करता है, हम उस पर जीते हैं, हम उसमें अपना अस्तित्व तलाशते हैं, रचनात्मक अस्तित्व तलाशते हैं। तो ये काम करते हैं तो हम जहाँ जमीन पर खड़े हैं, जिस वक्त खड़े हैं, वही हमारी जमीन है। उसे स्वीकारना, उसे उसे उसके रूप में स्वीकारना होगा, तभी हम आगे की बात कर सकते हैं। उस युद्ध की तरफ से देखना पड़ेगा, उस नवजात की तरफ से देखना पड़ेगा, नवजात की तरह भी ड्रामेटिक होकर के, उससे छोटा होकर के देखना पड़ेगा। तब शायद हमें उसके बड़े होने का और उससे निपटने का रास्ता भी निकलेगा। एक बच्चा हमेशा अपने से वरिष्ठ को चकमा लेना चाहता है, उससे ऊपर जाना चाहता है। ये एक स्वाभाविक मनुष्य की या जीव जगत की टेंडेंसी होती है। नाटक में भी टेंडेंसी ये है। नाटक दरअसल हमारी उन्हीं बाल कल्पनाओं, जहाँ हमारी चेतना नाटकीय होती है, उनको बार बार एक्सप्लोर करता है। हम वैसा होना चाहते हैं, हम बड़े होकर के भी वैसा, उस तरह से अबोध अवस्था में, एक मनुष्य की अवस्था में, प्योर ह्यूमन बीइंग के रूप में हम नाट्य बिंब खड़ा करते हैं। हालांकि वो हमारे लिए जीवित सा चीज होता है हमारे, लेकिन वो हमसे बड़ा होता है, बहुत विस्तृत व्यापक होता है, हमारे लिए अनजाना होता है। तो इस वक्त जब हम कलाओं की बात कर रहे हैं तो कलाएं दरअसल लोकतंत्र का कहें तो आईना है। लोकतंत्र कलाओं में ही दिखता है।
क्योंकि कलाओं का पटल जो है वो एक कोरे कागज की तरह होता है। वहाँ एक इंसान खड़ा होता है, इंसान की सारी जो पहचान है वो खत्म करके एक नई अस्मिता को स्थापित करता है, नए चरित्र को स्थापित करता है। तो हम क्या संसार को एक कोरे कागज के रूप में देखना चाहते हैं, देख पाते तो बहुत अच्छा होता है। तब हमें क्या उस पर नाटकीय चरित्र और हमारी नाटकीय संवेदनाएं आज कैसी हैं, कहाँ से नाटक होगा, क्या हम नाटक कर पा रहे हैं, सवाल ये भी है। क्योंकि हम नाटकीय होने की अवधारणा जो हमारी पुस्तकें बताती हैं, हमारी परंपराएं बताती हैं, हमारे जो चाल चलन बताते हैं, अब तक के सक्सेसफुल नाटक बताते हैं, वो सारी क्या हम मंच पर अपना पाते हैं? क्या बाहर की दुनिया उससे ज्यादा नाटकीय नहीं है? वहां नाटक नहीं हो रहा है क्या? दरअसल बाहर सब कुछ नाटक ही हो रहा है। अब बात ये है कि क्या हम वही नाटक करें, वही कूड़ा कचरा, नफरत, गंदगी, दुर्व्यवहार, वैसे ही गलीस दुनिया के कारनामे, वैसे ही बातें, वैसे ही चरित्र मंच पर भी लेकर के आ जाएं क्या, और वही हरकतें करें क्या? नहीं, हमें कल्पना तो करनी पड़ेगी कि जहां जहां हम खड़े हैं उससे बेहतर जो दुनिया हम सोचते हैं, आप आसपास देख सकते हैं तो हम तुलना कर सकते हैं कि हमें अमेरिका होना है, इंडिया जैसा तो नहीं होना है, हमें चंबल नहीं होना है। अब चंबल भी बेहतर है, शांत है, खूबसूरत, वहाँ डाकू नहीं बसते जो कहे विद्रोही कहलाते थे, अपने आप को विद्रोही कहते थे, दूसरे उसको डाकू कहते थे। तो क्या वो सिलसिला रुक गया है? अभी हमारी संपत्ति क्या है, किस पर डाका पड़ा हुआ है? अभी हमारे लुटेरे कौन है? नाटक तो विवाद को रोकेगा, विवाद की फसल उगाएगा, उसकी छटाई, उसके खर पतवार जो विवाद की जड़ में होते हैं उसको चुन चुन करके निकाल करके अलग करेगा, ताकि समस्या की रीढ़ दिखे और जिस रीढ़ के इलाज की गुंजाइश, जहाँ हमारी कल्पनाएं जो है उसका इलाज सुझाए, उसका उपचार करने का तरीका सुझाए, एक विकल्प सुझाए, विचार का विकल्प सुझाए। क्योंकि ज्यादातर विचार के विकल्प होने का जो दावा करते हैं वो दरअसल बिके कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म से। तो ऐसे बाजार की अवस्था में जीते हुए, जहाँ सब कुछ आपके सबसे आगे क्या है, बच्चे के आगे, हमारे आगे सबसे करीब जो है पूरा विश्व का बाजार बैठा हुआ है, उसके बरक्स आपको चुनौती स्वीकार करनी है, नाटक की चेतना को उससे ऊपर ले जा करके सपने देखने होंगे। क्या हम उसका सामना कर सकते हैं? कैसे करेंगे? क्या जरूरी है? हमारे पास है क्या? नाटक करने वालों के पास है क्या? आप देख लीजिए क्या हो। तो उसकी नाटक जिस पर एक कलाकार खड़ा है उस ऑडिटोरियम की कीमत किसी की लाखों लाख में हो सकती है, कि 13 लाख के ऑडिटोरियम में 1000 रुपये पाने वाला एक दिन का आर्टिस्ट खड़ा है, तो उसकी होगा तो सेटअप में क्या होगी? उसके पीछे 20,000 का सेट लगा हुआ है, उसके आसपास 30,000 के म्यूजिशियन बैठे हुए हैं, उसके आसपास जो है 50,000 का लाइट लगा हुआ है। उस सिस्टम में, इस कमर्शियल सिस्टम में आदमी की एक जीवंत आदमी की, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि वो पूरी दुनिया के लिए कल का रास्ता बता दें। एक रंगमंच की ऐसी स्थिति है, रंगमंच को उसकी जीवंतता के कारण सबसे जरूरी माना गया है। दरअसल रंगमंच की जीवंतता को आदमी के अंदर जो पशु बैठा हुआ है उसकी पूंछ को पकड़ कर रहती है, मरोड़ती रहती है कि भाई इस दिशा में नहीं,
इस दिशा में चलोगे तो ये पशुवत है, जरा आदमियों की पीठ पर चलो, ऐसे ही पकड़ करके, तो ये जो है संतुलन कायम करने का काम। क्या जिस विधा के बारे में हम चिंता कर रहे हैं वो क्या साहित्य के रूप में नहीं, उसका एक दूसरे तरह का साहित्य है। वो साहित्य देखा, सुना, समझा जाता है, स्वीकृत होता है, तब लिखा जाता है। ये स्वीकृत लिखा गया प्रयोग होता है जिसकी सामाजिक स्वीकृति मिल चुकी होती है, उसके बाद ये लिखा जाता है और उसमें दूसरी संभावनाएं वैसे ही घुलती रहती है। और इसीलिए मंच पर 50 साल पहले, 5000 साल पहले का आलेख भी नया, बिल्कुल नव यौवना की तरह होता है। बिल्कुल वैसा ही जो स्त्री का स्वभाव है, ऋतु के बाद वो नई होता है, यही हर आलेख का होता है। इसलिए हम किसी आलेख को पुराना कहते हैं तो ये हमारी कम अक्ली है। हमें दरअसल उसे नया का नया स्वीकारेंगे तो हमारे वक्त के लिए वो नए कहेगा, लेकिन नए की जरूरत है, क्योंकि वो पुराना हमें एक दर्शन की तरफ ले जाएगा, नया हमें एसोसिएशन की तरफ। हम जुड़ेंगे, जिससे जुड़े हैं तो हमें रचनाकार चाहिए, नए नाटककार चाहिए ही चाहिए, अच्छे निर्देशक चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में ये भी क्यों नहीं कहते कि हमें नए विचार, नई स्थापनाएं भी चाहिए, नए वक्त की चेतना भी चाहिए, नए युवाओं की चिंता भी चाहिए, नए युवाओं के दृष्टिकोण भी चाहिए, उनके लिए चाहिए, क्योंकि हमें आगे की यात्रा उनके लिए करनी है। रंगमंच बदलेगा, बदलना इसकी नियत ही है, इसका स्वभाव है, क्योंकि रंग में एडेप्टेशन का सबसे बड़ा गुण है, ये वायरस से भी बड़ा है। वायरस कितने रूप बदल रहा है हम पहचान भी पा रहे हैं, लेकिन रंगमंच में कलाकार के कितने रूप होते हैं ये हम नहीं पहचान सकते। सतीश आनंद जी को मैंने, जो आ चुके हैं, आपका भी स्वागत है, तो उन्होंने तो कमाल क्या क्या नायक जो रहे हैं रंगमंच के, एक तो वो जीवन में भी नायक हैं, क्योंकि उसके लिए अच्छा सपना देखते थे। उस वक्त की जो मुख्य धड़कन थी समाज की, विचारधारा की, उसके साथ देश को बदलने की, उसके साथ सतीश आनंद जी जुड़े हुए थे। तो खैर हम लोग उनको देख करके बड़े हुए हैं। तो रंगमंच को भी उन्होंने एक बहुत जरूरी, ऐसे आकर्षक, ऐसे नवयुवती के रूप में प्रस्तुत किया जो बेहद लुभावने वाली थी, हमें फंसा लेती थी, हमें रोक देती, हमें कहती थी कि भाई इसमें आ जाओ, यही दुनिया का सार है, इसी में दुनिया का सारी फिलॉसफी मिल जाएगी, सारा दर्शन मिल जाएगा, इसमें भविष्य भी है। हमें बहलाने, फुसलाने, आप कुछ लोग कहेंगे भटकाने का काम करते थे, मैं कहता हूँ बड़ा सही किया अच्छा किया कि आपने जो है हमें वहाँ अटका लिया और हम दुनिया के सारे नाटक को समझ रहे हैं, उस नाटक को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस नाटक को समझने लायक सबको बनाना चाहते हैं, ताकि हमारे नए प्रयोग बनते रहे, हमारी रचनाएं होते रहे, नए अभिनेता आते रहे, नए ढंग से चीज़ों को सोचते रहे, पुराने को नया करते रहे, उसे म्यूजियम पीस ना बनने दें। नाटक कोई म्यूजियम पीस नहीं है जिसे किसी फ्रेम में कर दीवार से चिपका दिया जाए, स्थापित कर दिया जाए और जिसमें दूसरा कुछ दिखे नहीं। नाटक तो वैसा ही जीवंत है जो कल था, वो आज भी वैसा ही फर्टाइल, वैसा ही उपजाऊ जरूर है, चाहे कोई भी नाटक हो। ये हमारी दृष्टि हो सकती है, जो उसकी फिलॉसफी, दर्शन, सबसे अपनी अपनी चॉइस के आधार पर बना सकते हैं, लेकिन ये मजेदार चीज़ है नाटक, क्योंकि नाटक का होना जो है हमारे जीवन का होता है। जीवन में जब तक कोई नाटकीय अनुभूति नहीं होती तो हम कहते हैं यार मजा नहीं आ रहा। क्यों मजा नहीं आ रहा है? यू आर नॉट गेटिंग एनी न्यू टेस्ट। आपके टेस्ट बर्ड्स जो है, वो कल्पना के टेस्ट बर्ड्स जो है, उसको कुछ खुराक नहीं मिल रही है। खाना अच्छा मिल रहा है, वातानुकूलित सब कुछ मिल रहा है,
लेकिन यार ये कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि दिमाग को खुराक नहीं मिल रहा है। ऐसी खुराक जो हमें उत्तेजित कर सके, जो हमें आगे ले जा सके, जो हमें आकर्षक बना सके, जो हमें ऐसा बना सके नाटक को। इसलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा सर, हमारी संस्थाओं को, हमारी व्यवस्थाओं को, हमारे लोगों को, कि उसको एक आकर्षक जो जरूरी सामाजिक प्रयोग के रूप में रखना पड़ेगा। वही साहित्य को बचाएगा, क्योंकि उसके पास लैंग्वेज है, वो बोलता है, वो समझता है, वो जज्ब करता है और अडेप्ट करता है, चरित्र के जरिए मनुष्य तक पहुंचाता है कि ये भाषा बोली जा सकती है, ये व्यवहार किया जा सकता है, ऐसे सोचा जा सकता है। इस संस्कृति में इतना लास्य है, इतना खूबसूरत है इसके करीब जाना, रचनात्मक होना। तो ये नाटक जैसी विधा करती है, बाकी सारी विधाएं कहती है स्थिर हो जाओ, ठहर जाओ, बहुत हो गया, हम इसी को काटेंगे, पीटेंगे, जोड़ेंगे, हटाएंगे और उसको ये ऐसा खूबसूरत बना के पेश करेंगे कि लोग प्रभावित यानी एडिक्ट करेंगे। लेकिन नाटक कहता है वी वांट टू लिव लाइफ जहाँ हम जो है जितनी औकात है उसी औकात में हम इस पूरी दुनिया को इस मंच पर ला करके खड़ा करेंगे, उसकी समस्या को देखेंगे, इंसान को ठोकेंगे, पीटेंगे, उसकी रीढ़ सीधी नहीं है तो रीढ़ सीधी कर देंगे, उसकी दिशा सीधी नहीं है तो उसकी पूंछ भी पकड़ के उसको सही दिशा में, भैया आप पशु की तरफ बढ़ते जा रहे हो, जरा इधर चलो, उसकी नाक नकेल जो है वो भी करने का काम करना चाहिए। और यह स्थानीय है, इसलिए जरूरी है कि अब हम उल्टा सोचें, ग्लोबल इज लोकल बिकॉज ग्लोबल इज मोर क्लोजर टू मी। मुहावरे को पलट देना चाहिए। आप किस लोकल को ग्लोबल बनाने की बात करते हैं? अरे ग्लोबल अब लोकल है। वी आर ग्लोबल पीपुल, सो वी शुड टॉक ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म अबाउट द लोकल थिंग्स। मैं जानता हूँ कि अभी है, अब एक गांव के आदमी के पास में मोबाइल है, दे आर ग्लोबल पीपुल, दे आर लिविंग इन दिस ग्लोब, दे आर सीइंग ए हैपनिंग इन साउथ अफ्रीका, ए हैपनिंग इन इंग्लैंड, ए हैपनिंग इन यूएसए। So now it should be because we are global with local essence, local tastes, local language, everything local, but we are a global citizen, and theatre takes its responsibility towards all this universe. यही इंसान है, इसीलिए हम नाटक की कल्पना कर पाते हैं। नाटक परोस का है, सुंदर है, अच्छा है, कल के लिए होगा, कल हमारा बेहतर होगा जब हमारे साहित्य और कलाएं बचेगी। धन्यवाद। चर्चा होती है। बहुत शुक्रिया। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ सतीश आनंद जी हमारे यहाँ आ चुके हैं। वरिष्ठ रंगकर्मी, एक बहुत बड़ा नाम रंगमंच के क्षेत्र में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। आमंत्रित करती हूँ सतीश आनंद जी को। स्वागत सतीश आनंद जी। अब माइक आपके पास। नमस्कार। पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं बहुत लेट हो गया। मेरा कम दोष है, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले बनेंगे। नहीं, आज असल में मैं अभिनेता था और निर्देशक दूसरे तो सड़क पर जो लोग थे वो बता रहे थे और एक अभिनेता कैसे नाचता है, वो आज मैं दिल्ली की सड़कों में बहुत सारे निर्देशक मिल गए। और अंत में भी बड़ी मुश्किल से मैं पहुँच पाया। खैर धन्यवाद आप लोगों से।
सिर्फ लेखक ही नहीं हूँ, निर्देशक ही नहीं हूँ, अभिनेता भी नहीं हूँ और रंगमंच से जुड़े हुए किसी भी विधा से एकमात्र कलाकार नहीं हूँ। हम साथ में चिंतन भी करें, सोचें हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और हमें आगे कहाँ जाना है, क्या हमारे रास्ते हैं और अभी जो हम काम कर रहे हैं उसका विश्लेषण भी हम करें एक चिंतक के रूप में। तो दर्शक, क्योंकि हम सब कलाकार हैं, मैं ऐसा मानता हूँ रंगमंच से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो छोटा रोल कर रहा है या बड़ा रोल कर रहा है, लेखक है, छोटे नाटक लिखता है या बड़े नाटक लिखता है, निर्देशक है, छोटे नाटक करता है या बड़े नाटक करता है, संगीत में प्रयोग करता है या पारंपरिक नाट्य जो हमारी कलाएँ हैं उनमें प्रयोग करता है, किसी तरह का भी प्रयोग करता है, तो उसके पीछे उसका चिंतन होना बहुत ज़रूरी है कि वो रंगमंच से क्यों जुड़ा है, वो क्या चाहता है उससे, सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए जुड़ा है या एक ग्लैमर के लिए जुड़ा है। निश्चित रूप से कलाएँ एक ग्लैमर देती हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा भी देती हैं, सरकारी प्रतिष्ठा भी देती हैं। तो क्या मात्र उसी के लिए हम जुड़े हैं या फिर उससे आगे जाकर कहीं हम समाज से जुड़े हैं, जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, उस समाज को जो हम देख रहे हैं और उससे जो ले रहे हैं, तो हम उसको वापस क्या दे रहे हैं उस समाज को, क्या उसको और बेहतर करने के लिए या जो तत्कालीन हमारी समस्याएं हैं, चाहे वो आपकी अपनी हो, व्यक्तिगत हों, पारिवारिक हों, सामाजिक हों, राजनीतिक हों, राष्ट्रीय हों, आर्थिक हों, जितनी तरह की समस्याएं हो सकती हैं हमारे जीवन में, हर एक व्यक्ति उससे उसका सामना होता है। एक जो साधारण व्यक्ति है, जिसे हम आम आदमी कहते हैं, हो सकता है वो हर एक समस्या को उस तरह से ना समझ पा रहा हो, लेकिन परोक्ष में वो उसका असर उस पर पड़ता है, वो उसे नहीं जान पाता है। लेकिन यदि हम अपने आप को एक कलाकार की श्रेणी में रखते हैं, चाहे वो लेखक के रूप में रखें या निर्देशक के रूप में रखें, नाट्य अभिनेता के रूप में रखें, चित्रकार के रूप में रखें, किसी भी रूप में रखें, तो वो उसकी जो चेतना है वो एक आम आदमी से, मुझे लगता है ऐसा थोड़ी सी ज़्यादा जागृत होती है, उन्नत होती है और वो चीज़ें उसको उस पर असर डालती हैं और वो अपने ढंग से उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देता है, शारीरिक रूप से भी देता है, मानसिक रूप से भी देता है, भावनात्मक स्तर पे भी देता है। लेखक है तो वो शब्दों में उसे उकेर देता है, निर्देशक है तो एक नाटक की संरचना वो इस तरह से करता है, एक तथ्य को लेकर वैसा करते, और अभिनेता जो वो देख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है, जो अनुभव कर रहा है, उसके आधार पर उससे तथ्य को लेकर उस सामाजिक समस्या से उस अपने तत्काल समाज से जोड़ने की कोशिश करता है और उसको देता है। और एक अभिनेता होने के नाते, एक निर्देशक होने के नाते, अभिनेता होने के नाते मैं इस बात को ज़्यादा समझ के कह रहा हूँ कि एक अभिनेता होने के नाते जब हमें कोई नाटक मिलता है, चाहे वो ऐतिहासिक हो, चाहे वो पौराणिक हो, लेकिन आज के समय में जब हम कर रहे हैं, वर्तमान समय में जब हम कर रहे हैं, तो हम आज के समाज के साथ जुड़ते हैं। नाटक भले ही हजारों साल पहले लिखा गया है या 100 साल पहले या 200 साल पहले लिखा है, 500 साल पहले, लेकिन जब मैं उसे मंच पर कर रहा हूँ तो वो घटना वर्तमान में हो रही है और मैं वर्तमान के समय, समाज और व्यक्ति से जुड़ रहा हूँ, उसको अपने साथ जोड़ रहा हूँ। नाटक में, रंगमंच में ये बहुत भारी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि कहानी बहुत अच्छी लिखी गई, कविताएं बहुत अच्छी लिखी गई, उपन्यास बहुत अच्छे लिखे गए, विश्व स्तर के लिखे गए, लेकिन जब पाठक उसको अकेले में पढ़ता है, लेखक उसे अकेले में लिखता है, लेकिन मंच एक ऐसी चीज़ है, रंगमंच एक ऐसी चीज़ है, लिखा हुआ एक व्यक्ति का है, निर्देशक एक दूसरा व्यक्ति है, अभिनेता एक तीसरा व्यक्ति है,
डिजाइनर और अलग अलग व्यक्ति हुए, कई व्यक्ति मिलके उस एक लेखन को, उस एक वाक्य को, उस एक शब्द को इस तरह से सजीव कर देता है मंच पर कि वो, मुझे लगता है एक दर्शक के नाते मैं उससे जुड़ जाता हूँ। ऐसा लगने लगता है कि नहीं, ये इसकी बात नहीं है, ये तो मेरी बात है, ये तो मेरी बात कह रहा है, मैं इस तरह से क्यों नहीं प्रतिक्रिया दे रहा हूँ जैसे ये दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति है हमारे रंगमंच में, उसे हम सारे जो भी इससे जुड़े हुए हैं उनको समझना होगा। जो मैंने जितना काम किया उसके आधार पर ये मेरी इस तरह की दृष्टि बनी है, वो भी नाटक करते करते बनी है। और जबकि मैं नाटक में आया था तो सिर्फ तालियां बटोरने के लिए, अभिनय करता था तो बहुत तालियां पड़ती थी, बहुत लोग तारीफ करते थे, अरे वाह क्या डायलॉग बोलते हो, क्या अभिनय करते हो, क्या बोलते हो, क्या हंसते हो। तो इस तरह के ये सारे मिलते थे। लेकिन एकाएक एक नाटक ऐसा मेरे जीवन में आया, बाकी इतिहास बादल सरकार ने लिखा हुआ, उस नाटक की रिहर्सल करते करते मेरी दृष्टि बदल गई। तो मुझे लगने लगा भाई कि ये तो जब मैं अच्छा अभिनय करूँगा तालियां तो बजेगी, लेकिन इसके अलावा और बहुत कुछ है जो नाटक के अंदर है, उसको समझने की कोशिश करो, उसे जानने की कोशिश करो, उसके माध्यम से तुम पूरे विश्व को जान पाते हो, पूरे समाज को जान पाते हो। और फिर एक अभिनेता एक छोटा कैरेक्टर करते हुए कैसे तुम अपने से बाहर निकल के समाज से जुड़ते हो, पूरे विश्व से जुड़ जाते हो और उस सारे विश्व की संवेदनाएं अपने अंदर समेट के चलते हो, उनके प्रतिनिधि बन जाते हो। एक विचित्र सी मुझे ये दृष्टि उस नाटक को करते हुए, जब हम लोग उसकी रिहर्सल कर रहे थे और फिर मंच पे तो बहुत अच्छा नाटक हुआ था, लोगों ने बहुत तारीफ की थी, तो उसने मेरी पूरी की पूरी दृष्टि बदल दी कि नहीं, रंगमंच को उस तरह से देखना एक अभिनेता के लिए जरूरी है। और फिर जब मैं निर्देशक के रूप में काम करने लगा तो फिर मुझे उन परिस्थितियों का निर्माण करने में, वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जब मैं एक अभिनेता होने के नाते उस तरह का काम करता था, वैसा एक पात्र को जीता था। अब उस तरह के वातावरण की सृष्टि करने में एक निर्देशक के तौर पर क्या होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ें जोड़ती हैं। निर्देशक अभिनेता के अंदर एक छुपा हुआ निर्देशक तो होता ही है, क्योंकि वो सारी उन परिस्थितियों को ध्यान में रखता है, लेकिन निर्देशक जो है वो नाटक को पूरे समग्रता में देखता है, अभिनेता सिर्फ अपने पात्र को देखता है, इतना सा अंतर है। लेकिन ये दिखाई इतना सा देता है कि जब काम करते हैं तो उससे वो ज़्यादा बड़ा फलक समझ में आता है। तो उसके माध्यम से मुझे जो जोड़ने का मौका मिला, समाज को जानने का मौका मिला, तो मैंने फिर काफ़ी पढ़ना शुरू किया नाटकों, जितने भी गंभीर नाटक थे उस तरह के, जो बहुत ही मेलोड्रामेटिक जिसे हम कहते हैं, उस समय मेलोड्रामा का ज़्यादा ज़माना था। मैं 60 के दशक की बात कर रहा हूँ, हिंदी में खास करके उस समय मैं थोड़ा नाटकों में काम करने लगा, जानने लगा। तो उसके बाद जब गंभीर नाटकों को पढ़ना शुरू किया, वो चाहे हिंदी के नाटक हो, चाहे अन्य भारतीय भाषाओं में लिखे हुए नाटक, तो उसने मेरी दृष्टि को बहुत खोल दिया। और फिर एक और जो मुझे बड़ा एक मैं ये कहूँगा कि मुझे वो अवसर मिला, वो था 74 का जेपी का आंदोलन। उस आंदोलन से मैं जुड़ा हुआ था, गहरे जुड़ा हुआ था। और मैंने नुक्कड़ नाटक बिहार में पहली बार हमने उस मूवमेंट में, वो जो जेपी क्रांति हम उसे कहते हैं, संपूर्ण क्रांति भी कहते हैं, हालांकि वो संपूर्ण क्रांति तो नहीं बन सकी, सिर्फ सत्ता परिवर्तन ही हुआ। उसके पीछे का जो दर्शन था, उसमें बड़ी लंबी लंबी क्लासेस इस तरह की गोष्ठी हुआ करती थी, जिसमें पूरा क्या परिवर्तन होना चाहिए, संपूर्ण क्रांति का अर्थ क्या है, इस तरह की बातें बहुत बड़े बड़े विद्वान आके किया करते थे। और जेपी भी उसमें बैठे होते थे, मुझे भी उसमें बैठने का मौका मिला, उन्हें सुनने का मौका मिला और जानने का मौका मिला। तो उससे ये पता लगा कि समाज में क्या क्या है और क्या कितना परिवर्तन हमें करना है। हम थोड़े से परिवर्तन से ही बहुत खुश हो जाते हैं, हमारा जीवन लेकिन वैसा ही चलता रहता है, इस तरह का। और समाज से जोड़ने का,
निर्देशक होने के नाते मैं अपनी सामाजिक कर्तव्य से नहीं कट सकता, मुझे नहीं कटना चाहिए। या नहीं अब तो मैं निर्देशक हो गया, जो मैंने बोल दिया वो हो गया, मुझे क्या है, मुझे किसी से क्या लेना देना है, ऐसा नहीं है। आपको समाज के साथ हमेशा जुड़े रहना है ताकि आपकी ग्रोथ हो सकती है। ये तो एक दो नाटक आपको प्रशंसा दिलाएंगे, फिर आप भी इस समय की गर्त में जो हम बड़े बड़े लोग उन्हें लोग याद नहीं करते हैं, आप तभी याद रखेंगे जब आप इस तरह का कोई काम करेंगे। आपकी निश्चित जो दिशा है वो आप समाज से हमेशा जुड़े रहेंगे और उसमें नई नई चीज़ें तलाशेंगे, जो मैंने तलाशने का काम किया था निरंतर। आज मैं 1962 में मैंने ये काम करना शुरू किया था, आज मुझे करीब 59 साल हो गए हैं इसमें काम करते हुए, लेकिन आज भी मैं एक छात्र की तरह, एक जिज्ञासु की तरह लगा रहता हूँ। और जब मैं पढ़ता हूँ, जब मैं किसी को सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये मैं क्यों नहीं सोच पाया, ये मैंने क्यों नहीं पढ़ा, अरे ये भी तो पढ़ना था, ये भी नहीं मैंने जाना, ये भी नहीं जाना। जीवन में कितना कुछ व्यापक है जो भरा पड़ा है, और वो मैं मंच पर अपने इतने वर्षों में कितना ला पाया। ये लगता है एक बूंद के समान है, इससे ज़्यादा नहीं है, इतना व्यापक है। तो जो आपका जो विषय है कि यहाँ से कहाँ तक, तो मुझे ये लगता है कि वो समुद्र में जितने भी बूंदे में आती हैं तब वो समुद्र बनता है, तो वो सब करना है हमें, तब वो रास्ते, तब हम शायद किसी एक जगह पर पहुँच पाएंगे। और फिर उसके बाद लगता है कि एक कोई नया लक्ष्य होगा हमारे सामने। जैसे मुझे ऐसा कभी कभी लगता है जैसे हम लोग चले जा रहे हैं, तो जैसे सड़क पर चले जा रहे हैं, तो सड़क को दूर से देखते हैं, सीधी सड़क है, सामने लगता है वो सड़क जो है बहुत समाप्त हो गई, तो उसके बाद कुछ नहीं, ऐसा लगता है जैसे उसके बाद आकाश के साथ वो मिल जा रही है। अब इतनी दूर तक हम वहाँ चलते हैं तो वो दूरी बढ़ती चली जाती है, जितना हम उस तरफ बढ़ते हैं उतनी ही दूरी बढ़ती चली जाती है, वो या उतनी ही दूरी रहती है। तो ये एक इस तरह की अनंत यात्रा है रंग कर्म की, इसमें कहीं भी कोई पड़ाव नहीं है कि बस यही अंत है, ऐसा नहीं है। क्यों है ऐसा? इसलिए ऐसा है कि जीवन का अंत नहीं हुआ है, जीवन चल रहा है, उसमें निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। हम पिछले 10 वर्षों में देखें तो जितने परिवर्तन पिछले 10 या 15 वर्षों में हुए हैं हर तरफ से, वो उससे पिछले 50 वर्षों में नहीं हुए थे। बहुत धीमा था, सब कुछ धीमा था, परिवर्तन हो रहे थे लेकिन बहुत कुछ धीमा था। अब इतना तेज सब कुछ बदल रहा है, आप रात को कुछ सोचते हैं, सुबह कुछ नया आपको सुनने को मिल जाता है कि एक नई चीज, एक नया आविष्कार हो गया है, जीवन में और गति आ गई है। आज हम अपने जीवन को अगर देखें, क्योंकि रंगमंच, रंगकर्म जो है वो जीवन को ही मंच पर लेके आता है। हम जो समाज में देखते हैं वही उसको उस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं और उतनी ही तेजी लेके आते हैं। नाटक पहले 3-3 घंटे के होते थे, आज 1.5 घंटे का नाटक भी बहुत लंबा लगता है। क्या हो गया ये? क्योंकि जीवन में इतनी तेजी आ गई। मुझे याद है 1984 में मैं बंबई गया था, उस समय मैं पटना में था अपनी संस्था कला संगम के साथ, 3 नाटक हम लेके गए थे। तो उसमें नाटक में एक मध्यांतर था, तो वहाँ के जो मराठी दर्शक थे वो हमारे पास है, आपके नाटक में एक ही मध्यांतर है, हमारे यहाँ तो 2-2, 3-3 होते हैं। तो मैंने कहा नहीं, तो उस समय की ये बात है, और आज जो है वो एक मध्यांतर, तो ऐसा लगेगा कि जैसे 2 नाटक हो रहे हैं। अब कोशिश ये होती है नाटक करने वाले की कि वो 1.5 घंटे में निपटा दें, और 1.5 घंटा भी ज़्यादा निरंतर करेंगे। हाँ, नाटक करने वो तो एक दूसरी बात है, लेकिन ये है कि गति, अब आप गति चाहिए, फास्ट। आप देखिए हमारे ये जो सारी टेक्नोलॉजी है, इसमें डेवलपमेंट हुई है। अब आप देखें, आप टीवी पे कोई कार्यक्रम देख रहे हैं, उसमें जो कमर्शियल ब्रेक आता है, हम उस कमर्शियल ब्रेक का वक्फा भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, हम फौरन चैनल चेंज कर देते हैं। और वहाँ भी अगर कोई कमर्शियल कुछ ऐड आ रहा है तो फिर हम चेंज कर जाते हैं। इसमें सब इन सारी चीज़ों ने हमारे अंदर एक ऐसा परिवर्तन ला दिया, हमारे पूरी सोच में, हमारे देखने में, हमारी समझ में। तो आज हमें उतनी फास्ट चीज़ें चाहिए, लेकिन मीनिंगफुल चाहिए, अर्थपूर्ण चाहिए, निरर्थक नहीं चाहिए। निरर्थक भी बहुत कुछ होता है, हो रहा है, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं, लेकिन रंगमंच
की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जीवन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें उसको देखना होगा नए नए वैल्यूज पैदा हो रहे हैं। खामोश अदालत जारी है, विजय तेंदुलकर ने नाटक लिखा, उसमें वो बिन ब्याही औरत माँ बनना चाहती है और इसको लेकर बड़ा हंगामा होता है और नाटक को बैन करने की बात भी की। आज हम देखें, इस बात को 60-70 साल हो गए, आज हम देखें तो आज समाज कहाँ पर है। आज लड़कियां बिन ब्याही माँ बनना चाहती हैं, आज लिविंग रिलेशनशिप को सामाजिक मान्यता है। तो ये जो सारा का सारा आपके वैल्यूज का, मूल्यों को, जीवन के मूल्यों का परिवर्तन आया है, वो सारा हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। कोई हो सकता है व्यक्तिगत रूप से इसको नकारता हो कि नहीं गलत है, हो सकता है, लेकिन समाज का एक बड़ा हिस्सा इसको मानने लग गया है। तो इन सारी समस्याओं को लेकर कौन सी नई समस्याएं पैदा हो रही है, कौन सी सामाजिक समस्याएं, कौन सी मानवीय समस्याएं इन बातों को लेकर पैदा हो रही हैं, उनकी तरफ जाना हमारा काम है। अभी इधर पिछले दिनों से कई बार मैं ये सोचता हूँ कि ये जो भाषा को लेके कि हमारे यहाँ तो लिखने का काम ही बंद हो रहा है। ये जितना भी ऑनलाइन क्लासेस जब से शुरू हुई, क्योंकि मैं भी उसका एक हिस्सा रहा हूँ, तब से ये बात मेरे अंदर बड़ी तेज होंद रही है। और जीवन आने वाला 50 साल या 60 साल या 100 साल के बाद कैसा जीवन होगा कि हमें लिखना ही नहीं आएगा, क्योंकि लिखने की तो बात ही खत्म हो रही है। हम तो कंप्यूटर पे टक 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 करते हैं और वो अक्षर टाइप हो रहे हैं, हाथ से लिखना ही बंद हो जाएगा। ये लगता है ये भी एक पौराणिक कला हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगा। और फिर थोड़ा सा इसके बाद और समय आएगा तो जब आदमी लिखना भूल जाएगा, शब्द अक्षरों को पहचानना बंद कर देगा, तो फिर भाषा का क्या होगा, फिर आदमी कैसे बात करेगा। वोकैबुलरी आदमी की खत्म होती चली जा रही है। इस कंप्यूटर युग में, इस मोबाइल युग में आप ये देखिए हमारी मेमोरी को कितना कमजोर कर दिया है। पहले हमें 100 टेलीफोन नंबर याद रहते थे, लोगों के एड्रेसेस याद रहते थे, आज अपना ही नंबर नहीं याद रहता है। तो इतना कमजोर कर दिया है। एक तरफ इतना विकास हुआ है, दूसरी तरफ इसने हमें कितना कमजोर कर दिया है। तो ये सारी बातें भी मेरे मन के अंदर उठती हैं और मन करता है कि किसी नाटक में या किसी तरह से हम इन चीज़ों को भी सामने लेके आए। तो ये एक चिंतन के संबंध में हुआ। और दूसरा, चूंकि ये एक प्रैक्टिकल मंच पर आने की कला है, अगर मंच पर नहीं आता है तो आप दिमाग में जो भी सोचते हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। तो मंच पर अगर आने की ये कला है तो मंच के लिए हमें और क्या क्या नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। आज के समय में इस कोरोना काल के बाद जीवन बहुत कठिन हो गया है। लोगों की तनख्वाहें आधी हो गई हैं या बड़ी हो गई, तीसरा हिस्सा हो गई हैं, या बिना लीव विदाउट पे, जैसे मैं पिछले 11 महीने से लीव विदाउट पे घर पर बैठा हुआ हूँ, कोई काम नहीं है, क्योंकि संस्थान नहीं चल रहे हैं, या संस्थान अगर चल भी रहे हैं तो उन्हें बहुत सस्ते लोग चाहिए जो हमसे बहुत कम पैसे पे उन्हें मिल जाएंगे और वो उनसे काम कराएंगे। तो इस तरह का जो ये समय आ गया, उसमें रंग कर्म मैं कैसे करूँ ये मैं सोचता हूँ। हॉल के किराए इतने ज़्यादा है। आज आप एक नाटक की कल्पना कीजिए कि मैं एक नाटक करूँ, तो देखिए समस्याएं ही समस्याएं। रिहर्सल कहाँ करें, रिहर्सल की जगह नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा, टिकट बिकेंगी नहीं, पहले ही बिकती नहीं थी। और आज के समय में मुझे ये आके बहुत भारी ये कष्ट होता है कि हमने पिछले, मैं अपने 59 साल में हूँ, मैंने नाटक बहुत किए, कई तरह के प्रयोग किए मंच पर, लेकिन दर्शक नहीं बना। नाटक तो जब तक दर्शक नहीं आके देखेगा तो नाटक को कोई अर्थ नहीं है। मुफ्त में दर्शक बैठाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उससे आपकी संस्था तो चलेगी नहीं। आपने एक ही नाटक नहीं करना है कि वो जीवन का पहला और अंतिम नाटक है, उसके बाद अब सब समाप्त हो जाएगा। आपने लगातार नाटक करने हैं, तो एक नाटक में आप जो नाटक कर रहे हैं उसका सारा खर्च निकल के आ सके, वो चाहे टिकटों से आए, और टिकटों से ही आना चाहिए ताकि दर्शक बढ़ सके। आज के हमारे दर्शक बहुत भारी समस्या है। मुफ्त में तो सारे आ जाते हैं, पूरा परिवार आ जाता है, मोहल्ला आ जाता है, लेकिन एक टिकट खरीदनी हो तो कोई नहीं आता है। वो भी जुगाड़ लगाते हैं कि कहीं ना कहीं कोई मुफ्त मुझे कहीं
सामना हमने आज तक सामना नहीं किया, हमें सोचना चाहिए। क्योंकि हिंदी नाटक में मंच पर बहुत काम हुआ है, बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। हिंदी रंगमंच में खास करके हिंदी पट्टी में भारतवर्ष की अन्य भाषाओं के नाटक समृद्ध जरूर है, उनका मंच समृद्ध जरूर है, लेकिन इतना प्रयोग नहीं हुआ है जितना हिंदी में हुआ है। हिंदी में हर तरह का प्रयोग हुआ है। हम कविता का रंगमंच कह रहे हैं, हम उपन्यास का रंगमंच कह रहे हैं, हम कहानी का रंगमंच कह रहे हैं, हम पेंटिंग्स का रंगमंच कह रहे हैं, हम संगीत का रंगमंच कह रहे हैं, पौराणिक कथाओं पर, या हमारा जो संस्कृत रंगमंच है वो है। हम हिंदी में भी कर रहे हैं उसको, या उसका रूपांतरण करके कर रहे हैं, या संस्कृत में भी हो रहा है। पारंपरिक लोकनाट्य हो रहे हैं, लोकनाट्य उस रूप में भी हो रहे हैं, और उन लोकनाटकों से तत्व लेकर आधुनिक प्रयोग भी हो रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों ने काम किया। और इसमें संगीत नाटक अकादमी की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने 84 में जो एक अपनी योजना चलाई थी, उसमें ये उन्होंने जितने भी नवयुवक रंग निर्देशक हैं उनको प्रोत्साहित किया कि अगर आप अपने प्रदेश के नाट्य रूपों को लेकर, पारंपरिक नाट्य रूपों को लेकर, जो नृत्य प्राय हैं या जिनको लोग नहीं जानते या थोड़े बहुत जो चल रहे हैं, उनसे आप कोई तत्व लेकर, उनकी नाटकीय युक्तियाँ लेकर आप कुछ नया रंगमंच, नए रंगमंच के लिए, आधुनिक भारतीय रंगमंच के लिए कोई नई रंग भाषा रच सकें, तो उसमें बहुत सारे निर्देशक निकल गए हैं, बहुत सारे अच्छे काम करने लगे। क्योंकि उससे पहले तक तो ये हो गया था, और जिसका बहुत बड़ा माना, और उसकी कीमत अभी तक हमारा हिंदी का रंगमंच चुका रहा है। क्योंकि उस समय से पहले तक ये था कि जो यथार्थवादी रंगमंच है वही रंगमंच है, उसमें संगीत नहीं था, उसमें गीत नहीं थे, उसमें नृत्य नहीं था। और जबकि भारतीय रंगमंच और भारतीय जीवन, भारतीय संस्कृति की ये परंपरा रही है, और वो भारतीय संस्कृति का अक्षुण अंग है संगीत, गीत, नृत्य। आज आप देखिए, हम 21वीं सदी या 22वीं सदी में पहुँच के भी काफ़ी आधुनिक हो गए हैं, पश्चिम का पहला अपना रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे यहाँ जो अनुष्ठान होते हैं, हमारे यहाँ जो संस्कार होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म में हों, वो सब संस्कार होते हैं, और उसमें नृत्य भी है, गीत भी है, संगीत भी है। उसको रंगमंच ने बिल्कुल अलग कर दिया था, और यथार्थवादी रंगमंच को हमने यह मान लिया था कि यही एक रंगमंच है। चूँकि वो विदेशी रंगमंच था, यहाँ अंग्रेज़ों का राज था, अंग्रेज़ों ने उस तरह की नाट्य संस्थाएं अपने लिए बुलाई थी उनका मनोरंजन करने के लिए। उन्हीं को देखा देखी यहाँ भारतीय कुछ ऐसे कलाकार थे, नाटककार थे या निर्माता थे, उन्होंने इस तरह का काम शुरू किया, और ये एक इस तरह का विकास हुआ। लेकिन 84 के बाद से तो ये पूरी क्रांति हो गई कि नहीं, हमारा जो रंगमंच है उसके अंदर ये सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। हमारा जीवन बिना संगीत के नहीं है, बिना गीत के नहीं है, बिना नृत्य के नहीं है। अब समझदारी ये आती है कि नृत्य और गीत, उसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है, रंगमंच में उसका इस्तेमाल कैसे हो कि वो आरोपित नहीं लगे, वो अलग से नहीं लगे, वो नाटक का, कहानी का एक हिस्सा बने। इस पर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, निर्देशकों को भी करने की ज़रूरत है, और इसके लिए फिर हमें वैसे कलाकार चाहिए। नहीं तो उससे पहले ये होता था कि कोई भी 4 लाइनें अच्छी बोल लेता था, उसको हम अच्छा अभिनेता मान जाते थे। लेकिन आज हमें ऐसे अभिनेताओं की खोज करनी पड़ेगी जो गा भी सके, जो नाच भी सके, जिनका संगीत में जिनकी पूरी रुचि है, तो संगीत में भी उस बात को कह सके। अब आप एक संवाद कह रहे हैं, अब उस आप यथार्थवादी ढंग से संवाद कह रहे हैं, उसकी एक पंक्ति आपसे गा दीजिए तरन्नुम में, देखिए उस संवाद का प्रभाव बदल जाता है, वो और गहरे तक छूता है। ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल हमारे निर्देशकों को करना होगा, अभिनेताओं को करना होगा। आप ठीक है, हम यथार्थ, मैं ये नहीं कहता कि मुझे वो लगता है वो शायद बहुत ठीक भी नहीं है कि हम आज जो पौराणिक या पारंपरिक लोकनाट्य परंपरा से उस तरह आधुनिक नाटकों को उस तरह से करें जैसे वो किए जाते थे। नहीं, हम उनसे अगर आधुनिक नाटक कह रहे हैं तो वो आधुनिक समझदारी, वो
आधुनिक दृष्टि होनी चाहिए, तो उनका प्रयोग भी हम किस तरह से उन सारे तत्वों का किस प्रकार कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत है हमें। उसमें हमें वो खोज लानी पड़ेगी, तब जाके नाटक को एक नई दिशा मिल पाएगी। और हाँ, मैं इशारा समझ गया, मैं एक अंतिम बात को कहना चाहता हूँ, कहाँ जाना है। अब जो एक तीसरी चीज़ जो अभी कोरोना काल में मैं ये देख रहा था कि हमारे बहुत से रंगमंच के साथी या सब के सब डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात हमें सबको ये समझनी बहुत ज़रूरी है, जो भी रंगकर्मी हैं, कि डिजिटल प्लेटफॉर्म एक अलग माध्यम है और जो पारंपरिक रंगमंच है, जो हम रंगमंच अभी तक कोरोना काल से पहले करते आ रहे थे, वो एक अलग है, वो दर्शकों के समक्ष होता है। और जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो आपके हाथ से दर्शक निकल जाता है, फिर आप एक फिल्म के माध्यम की तरफ चले आए हैं, इसका ध्यान रखना होगा। अब आप उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो सारी विशेषज्ञता आपके पास होनी चाहिए कि अब हम उसको किस तरह से रुचिकर बनाएं, क्योंकि कोई भी, चाहे नाटक हो, चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, अगर वो रुचिकर नहीं है, रोचक नहीं है, बांधती नहीं है, तो वो बेकार है, वो अर्थहीन है, वो मृतप्राय है। और चाहे अभिनेता सिर्फ उस तरह के कृत्रिम कर रहा है या निर्देशन कर रहा है, तो वो दर्शक तक नहीं पहुँचेगा। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को पहचानें, जानें, समझें, तब उस अब रंगमंच पे हम जब कहते हैं कि ये नाटक अच्छा नहीं होता है, निर्देशक अच्छा नहीं कर रहा है, ये नहीं अच्छा कर रहा है, उसके पीछे क्या है? शायद उसकी इंटरप्रिटेशन में कोई प्रॉब्लम हो गई, शायद उसके नाटक को जो उसने की कल्पना की है, प्रस्तुति की, उसमें कोई कमी आ गई है, शायद लाइट में कोई कमी आ गई है, क्या अभिनय को समझने में उसकी कमी आ गई है, ये हम बात कहते हैं ना। तो इसी तरह से आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी ये बातें आने वाली है। ये अपने आप में बड़ा रोचक है, बड़ा नया है, एक नया रूप देगा, अभिव्यक्ति का एक नया रूप है वो, लेकिन वो रंगमंच का उसे क्या कहें, सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो एक नया है, उसमें हम अपनी एक खोज कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ फिर ये खतरा आ जाएगा कि हमारे जितने भी निर्देशक, अभिनेता हैं जो भी इसमें जा रहे हैं, वो कहीं ऐसा नहीं हो कि रास्ता ही बदल जाए और ये रंगमंच फिर वहीं रुक जाए, जो पारंपरिक रंगमंच है, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। और एक और चीज़ मैं इधर देख रहा हूँ कि जितने भी नाटक करने वाले अच्छे ग्रुप हैं पूरे भारतवर्ष में, और हिंदी वाले खास करके, वो अब फिल्म महोत्सव करने लगते हैं। अरे भाई, फिल्म महोत्सव एक अलग चीज़ है। आप अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को आप उस तरफ लगा रहे हैं, तो आप रंगमंच का क्या होगा, रंगमंच कैसे बढ़ेगा? क्योंकि आप दो तीन चीज़ें, आप एक रंगमंच ही तो हम संभाल नहीं पाते हैं, दो अलग अलग विधाओं को साथ लेके चलेंगे तो क्या होगा? ये एक बड़ा खतरा सा है। इसके क्या परिणाम होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन खतरा तो लगता है। और मुझे लगता है कि हमारे सारे मित्रों को, रंगकर्मी मित्रों को, बहुत अच्छे रंगकर्मी हैं, बहुत बढ़िया काम किया है, कई वर्षों से, 20-30 वर्षों से काम कर रहे हैं। लेकिन ये अचानक मैं ये देख रहा हूँ कि ये एक बड़ी सी बात आ गई है कि ये ठीक, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस पर हमें रंगकर्म को ज़्यादा सुदृढ़ बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि रंगमंच चल नहीं पाता है, क्योंकि उसमें कोई स्टारडम नहीं है, जब तो कोई फिल्मी नाम नहीं जुड़ता है, टिकट नहीं बिकती है, ये एक दुश्वारिता है ये हमारी। लेकिन हम दर्शक को जोड़ें, जो मैंने कहा था, तभी ये संभव हो पाएगा। बातें तो बहुत सी हैं, बहुत कुछ है अंदर जो मैं कह सकता हूँ या करना चाहता था बातें, लेकिन पहले ही मैं काफ़ी लेट आया और शायद अभी भी मैंने समय से ज़्यादा हो गया है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ और अपनी वाणी को ले विराम देता हूँ। मुझे बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट आनंद जी, आपका बहुत आभारी हूँ और आप सभी मित्रों का बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत बात कही और रंगमंच की चुनौतियों के रोज पॉइंट आउट किया बहुत ही खूबसूरती से, और ख़ास तौर पर ये बात कि हमें एक चिंतक की तरह हमें चिंतन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश आनंद सर आपका। और अब मैं जो अंतिम कड़ी है, अंतिम जो हमारी चर्चा का जो अंतिम पड़ाव है, उसमें मैं आमंत्रित करती हूँ
जाने माने उपन्यासकार, नाटककार, कवि, आलोचक, साहित्यकार, जाना माना नाम साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर प्रताप सैनी। मित्रों, हमारे पास 3 एनसाइक्लोपीडिया हैं रंग कर्म के, जिन्होंने अपनी जिंदगी को रंग कर्म के प्रति समर्पित किया हुआ है। और 3 एनसाइक्लोपीडिया की बातें सुनने के बाद मैं क्या कहूँगा। तीनों ने, चाहे रवि हों या सुमन कुमार हों या सतीश आनंद हों, अपने अपने अनुभवों से जोड़कर एक पड़ताल करने की, परख करने की कोशिश की है कि जो रंगमंच कहाँ तक पहुँचा और आगे कौन से रास्ते में दिखाई दे रही है। मुझे नहीं लगता कि जो ये लोग कह रहे हैं, बहुत सारी बातें तो समान रूप से सोच रहे हैं, कहने के तरीके ज़रूर अलग हैं, भाषा अलग है, क्योंकि भाषा का संस्कार सबके पास एक सा होने के बावजूद भी कुछ अलग अलग होता है, जो वो अपनी परंपरा से ग्रहण करता है और या अपने संस्कारों से ग्रहण करता है, अपने पढ़ने से ग्रहण करता है, अपने जो प्रशिक्षण से ग्रहण करता है, वो अलग अलग होता है। वो है, होना भी चाहिए, वही व्यक्ति को एक अपना अलग व्यक्तित्व भी देता है। तो इनकी बातें जो मूल रूप से जो रेखांकित करने योग्य जो चीज़ें आती हैं, एक तो रंग कर्म की यात्रा, इनके अपने अनुभव और उसके साथ जो तकनीकी, जो पूरे टेक्नोलॉजी का जो असर है, जिसके साथ रंगमंच पर उसके क्या असरात हो रहे हैं, और उसके साथ साथ जिसकी तरफ सुमन ने भी इशारा किया था, सतीश जी ने भी किया, रवि ने भी किया था, कि अब यहाँ से कहाँ से, तो मैं अगर अपनी बात कहूँ तो एक लेखक के तौर पर संघर्ष है पहले से ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हम भी लिखते हुए इतने 60 साल हो गए, 60 साल लिखते हुए हमें एक बड़ा अरसा गुजर गया है। और 2 तरह की चुनौतियाँ हैं, तो तकनीकी चुनौतियाँ हमारे सामने हैं ही हैं, उसके साथ साथ वैचारिक चुनौतियाँ हैं। तो इन वैचारिक चुनौतियों का सामना करते हुए और तकनीकी चुनौतियों का सामना करते हुए आपने अपनी राहें निकालनी है। अगर जो जिनकी तरफ बात की आपने, जो आपके डॉगमास हैं, जो आपके रूढ़ियाँ हैं, अगर आप उन रूढ़ियों के सहारे ही अपना रंग कर्म खड़ा किए चले जा रहे हैं तो फिर आज क्या कर रहे हैं। सवाल तो ये है कि आप उन रूढ़ियों को कितना ब्रेक करते हैं, और आप अगर अपने अतीत में भी उतरते हैं तो उसको खंगाल कर आप उसको आधुनिक संदर्भों पर किस तरह से पुनर्व्याख्यायित करते हैं, चाहे वो लेखक हो चाहे वो निर्देशक हो। तो उसको पुनः बिल्कुल सही है कि वो बार बार नया होता है, लेकिन जब आप अपने समय में हैं, आप तो अपने समय के हिसाब से उसको नया कर रहे हैं। और वो ये आपकी एक लेखक के रूप में या एक निर्देशक तो बार उसको करेगा, निर्देशक जो भी अपने समय में आएगा वो उसको बार पुनर्व्याख्यायित करेगा, लेकिन लेखक तो एक बार लिख देता है, और लिख के वो फिर रहा नहीं रहा, चला गया, उसकी मृत्यु हो गई, छप गया, उसका एक रूप सामने आ जाता है, फिर उसकी व्याख्याएं करना बाद के आने वाले लोगों का काम होता है। तो एक लेखक के रूप में क्या चुनौती तो उस समय यही होती है कि वो उन चीज़ों को किस तरह से पुनर्व्याख्यायित करे। अगर वो उनको लकीर का फकीर बन के लिख रहा है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती में जहाँ एक और समाज आपके सामने आता है, दूसरी ओर सत्ता आती है। और सत्ता और समाज, क्योंकि आप समाज का मुकाबला करना भी आपको कई बार मुश्किल हो जाता है, सत्ता का मुकाबला करना भी मुश्किल हो जाता है, तो आप कौन से ऐसे रास्ते तलाशते हैं कि आप मुकाबला भी करते रहते हैं और या उससे बच के आप अपनी बात कह भी जाते हैं, एक अंदाज से आपके तरीके होते हैं, बहुत तरीके हैं, बहुत सिंबॉलिकली आप चीज़ें कह जाते हैं, और अपने बिना उन चीज़ों को छुए जिनके और लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, फिर भी आप अपनी बात कह जाते हैं। मुझे लगता है कला है इसमें कला है कि आप किस तरह से वो बात कह जाते हैं। आज ही जो आप बात कर रहे हैं सबका की, आज ही इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी हुई है कि जाति पूछो साधु की और कृष्ण में विजय से उसका इतना वहाँ एक सम्मेलन में कर रही थी, एक फेस्टिवल कर रही थी, तो उसका विरोध किया है।
इन्फ्रिंज राजनीतिक दल है, कोई खास उसका कोई है नहीं, लेकिन मात्र उसके थोड़ा सा विरोध करने के और वो हाईलाइट नहीं, वो कैंसिल हो गया, वो अब कर नहीं पा रहे हैं। तो आप ये अनुमान लगाइए कि जाट पूछो साधु कि आपको पता 70s में आया था, 70s प्ले है, और उसको आज आप बैन करने की बात कर रहे हैं। ये बेशर्मेर जयंती जो व्यंग है, प्रेम जयंती के व्यंग है, 3-4 उनका एक नाट्य रूपांतर करके कहीं पेश किया जा रहा है, और उसके भी बहुत सारे शो हो चुके हैं, मैंने उसका मेंशन किया है, आप उसको आप बैन करने की बात कर रहे हैं। ये चुनौतियाँ हैं, इन चुनौतियों का सामना कलाकार को बार बार करना पड़ता है, और इस कारण से कई बार कलाकार रुक भी जाता है, थक भी जाता है, कहीं हताश होकर छोड़ भी देता है, और फिर अपने कई और रास्ते भी निकाल लेता है उस चुनौती। तो ये तो एक चुनौती वैचारिक स्तर पर है, बनी हुई है, पहले भी थी, आज भी है। दूसरा जो चुनौती तकनीक की है, तकनीक तो देखिए तकनीक को आप और फास्ट करती है। टेक्नोलॉजी मेक्स टेक्नोलॉजी फास्टर। जितनी टेक्नोलॉजी विकसित होगी वो उतनी ही फास्ट होती चली जाएगी। और एक फ्यूचर शॉक एक किताब आई थी एल्विन टॉफलर की, आज से लेकर 30 साल पहले किताब आई थी, और उन्होंने तब ये बातें लिखी थी कि ये वक्त आने वाला है कि जब हम उसके पहने ये आइसक्रीम के कपों में आइसक्रीम खाएंगे और फिर फेंक देंगे, चाय पिएंगे और फेंक देंगे, और जो ड्रेसेस हैं वो भी कागज़ की आएंगी और एक बार पहनी और फेंक दी। तो इसमें मतलब यूज़ एंड थ्रो की जो कल्चर है वो आएगी, अब वो आएगी, वो हम देख रहे हैं। यूज़ एंड थ्रो की कल्चर हमारे कितनी दाखिल हो गई है समाज में, लेकिन आर्ट और यूज़ एंड थ्रो तो नहीं। आर्ट तो आप उसको यूज़ करके थ्रो करने वाली, वो तो एक तरह से परंपरा का निर्माण करता है, और उस परंपरा के साथ जुड़ते हुए आप कुछ उसमें घटाते हैं, कुछ उसमें बढ़ाते हैं, कुछ उसमें आप नई चुनौतियां पैदा करते हैं। बिल्कुल सुमन ने ठीक कहा था कि अगर आप उसमें से कुछ नए प्रश्न नहीं निकाल रहे, कुछ नई चुनौतियां ही नहीं निकाल रहे, तो फिर उसका लिखने का कोई लाभ नहीं है। लिखना ही आपको कुछ चुनौतियां पैदा करना है, कुछ प्रश्न पैदा करना है। आपको जो सुनने वाला है या जो देखने वाला है वो आराम से सुन तो हंसता हुआ चला जाए, नहीं, अगर हंसता हुआ जाए तो कुछ सोचता हुआ जाए, कुछ परेशान होता जाए कि ये ऐसा समाज में घटित होता है तो क्यों होता है, और इस तरह से अगर ये व्यक्ति ये बोल रहा था तो क्यों बोल रहा था, किस तरह से बोल रहा था, और इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके क्या विकल्प हो सकते हैं, इसके क्या आगे क्या रास्ते हो सकते हैं। ये सारी चुनौतियां कौन पैदा करता है? ये चुनौतियां अल्टीमेटली लेखक का ही कौशल है, और फिर उसको जिस तरह से व्याख्यायित करता है, निर्देशक व्याख्यायित करता है, उसको फिर अभिनेता जिस तरह से प्रस्तुत करता है, कुल मिलाकर निर्माण करती है सारी उन बातों का जो कि कन्वे करना चाहता है मूल रूप से कहीं ना कहीं जो स्क्रिप्ट में है। तो ये एक जो और बात अभी सामने आई है कि हम ग्लोबल हैं, चाहे हम रह रहे हैं गांव में, वो भी सुमन कुमार ने शेयर की, हम गांव आज जो सबसे ज़्यादा ग्लोबल जो है वो पैदा होता बच्चा भी ग्लोबल है, क्योंकि उसके पैदा होते ही सामने उसके फ़ोन आ जाता है। थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसकी आंखों के सामने फ़ोन होता है, या उसके सामने वो आईपैड आ जाता है, लैपटॉप आ जाता है, और वो एकदम वो उसमें ही खोया रहता है। ये अगर थिएटर के संदर्भ में आए तो जो सतीश जी कह रहे थे उसको जोड़ते हुए कि ये सही है कि वो जीवंत माध्यम जीवंत है, लेकिन क्या आने वाला समय हमें ये नहीं कह रहा या कि रास्ता नहीं दिखा रहा कि हम वो जीवंतता भी ना छोड़ें और ग्लोबल भी, यानी अगर मान ली जाना है और साथ के साथ ग्लोबल भी होना है, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। और उसके बाद वो अगर दर्ज हो जाता है, आपके यूट्यूब में चला जाता है या दूसरे जो माध्यम में चला जाता है, तो उसकी एक ऐतिहासिक वैल्यू तो होती है। मतलब बहुत सारे नाटक हैं जो हमने नहीं देखे थे या नहीं देख पाते, हर जगह के नहीं देख पाते, वो अगर हम यूट्यूब पर भी दे देते हैं तो कुछ अनुमान हमें ज़रूर हो जाता है, चाहे वो जीवंत नहीं होता लेकिन कुछ अनुमान हमें ज़रूर हो
मान लीजिए कोई खराब प्रस्तुति भी रिकॉर्ड करके डाल देता है तो उसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, ये भी स्थितियाँ हो सकती हैं। लेकिन इन सारे खतरों के बावजूद हमें ये इस बात को इस्तेमाल करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय उससे बचने के हमें इस्तेमाल करना चाहिए और जीवंत रहते हुए उसको इस्तेमाल करना चाहिए और आगे उसको चलाना चाहिए। मेरी राय तो ये। अब दूसरा जो संघर्ष का संकट है निर्देशक का, अभिनेता का, और ऐसे हालात जिस तरह का ये चल रहे हैं, सैलरी ही नहीं मिल रही है लोगों को, बता रहे हैं सब चीज़ें। रवि इनका तो काम काज सिर्फ थिएटर ही था, थिएटर के सहारे ही इनका सब चलता था, लेकिन अब थिएटर ही बंद है तो किस तरह से देखिए जीवन यापन चलता होगा। तो एक कलाकार के सामने ये चुनौतियाँ हैं। तो इस ऐसी चुनौतियों में देखिए दो साधन आते हैं सामने। ये कहना कि कला जो है वो लोक का माध्यम है, मैं नहीं मानता। कला इलीट का ही माध्यम है। इलीट ही हमेशा कलाओं का प्रश्रय देता है, वो देखता है जाके। जितना भी आप पूरी का पूरा इतिहास देख लीजिए, अगर आप कलाओं को लोक से बात करते हैं वो लोक कलाओं की बात करते हैं, लेकिन जो आपका जिसको प्रोसीडिंग की बात करते हैं तो यह वो सारा का सारा पूरा, चाहे लिटरेचर हो, चाहे रंगमंच हो या दूसरी और कलाएं हों, या तो उनको राजाश्रय मिलता था या कहीं सेठाश्रय मिलता था और वो आगे बढ़ते थे, उनका विकास होता था। आप उठा लीजिए पूरा इतिहास उठा लीजिए, आप आज इनको पढ़ रहे हैं, कभी कालिदास को पढ़ रहे हैं, कभी किसी को पढ़ रहे हैं, बिहारी को पढ़ रहे हैं, कहाँ थे उनको कौन था पढ़ाने वाला? कोई ना कोई उनको आश्रय देने वाला, कोई ना कोई उनको एक विकास यात्रा में शामिल था। अब उस तरह के अगर आज राज सत्ता हमारे साथ नहीं है तो ये दुर्भाग्य है हमारा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस राज सत्ता को साथ नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके कि कलाकार किस तरह से सोचता है, किस तरह से वो अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता है, समाज को वो क्या दे, ये बात तो कलाकार भी समझता है ना कि अगर एक तरफ गलाजत पड़ी है और एक तरफ कोई मूल्य आधारित कोई चरित्र खड़ा है और एक तरफ गलीज चरित्र खड़ा है, तो उसको क्या उठाना है और उसको किस चीज़ को रेखांकित करना है, ये चीज़ तो कलाकार समझता है। और उसको आप ये जो भी सत्ता हो या जो भी उसको आगे बढ़ाने वाला, उसको ये बात जानना चाहिए और समझना चाहिए और ये कलाकार के विवेक पर छोड़ना चाहिए कि वो किस तरह से तो समाज को, मुझे लगता है वो आपसे बेहतर समझता है, क्योंकि जितनी भी राजनीतिक विचारधाराएं हैं एकांगी, वो एक तरफ चल रही है, एक दिशा में, एक पूरी एक अगर टोटल सीन कोई देखता है तो आर्टिस्ट देखता है, एक इंटेलेक्चुअल देखता है, बुद्धिजीवी देखता है। और आर्टिस्ट जो खास तौर पर जो रंगमंच का आर्टिस्ट है वो तो उतरता है, वो तो मैदान में भी उतरता है, वो तो प्रदर्शन भी करता है, धरना भी देता है, लड़ाई भी करता है, चर्चाओं में हिस्सा भी लेता है। इस तरह का आपने और कहीं नहीं देखा होगा, कभी नहीं करते। और व्यंग्यकारों को मैंने कभी नहीं देखा ये इकट्ठे होकर कभी कोई कर रहे हैं, या कोई और साहित्यकारों को कभी नहीं। कौन संघर्ष करता है? जहाँ जहाँ आप देखेंगे रंग करके देखेंगे, चाहे वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से करते हैं या वो वैसे जगह कहीं होता है, सेंसर होता है तो वहाँ जाकर धरना देते हैं, बात करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। तो ये सारे की सारी जो कवायद है ये कलाकार ही करता है और वही जो है समाज में परिवर्तन लाता है जितना भी। ये नहीं कि कोई बड़ी क्रांति आ जाएगी, लेकिन लाता हो रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन लाता है। और अब उसी रास्ते मुझे लगता है चल रहे हैं, उसी रास्ते में जाना है, यहाँ से हमें उधर ही जाना है और कोई रास्ता हमारे लिए है नहीं। धन्यवाद। बहुत ही सार्थक बात थी प्रताप सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा आयोजित हिंदी रंगमंच यहाँ से कहाँ का समापन होता है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।